और आइए करते हैं शुरुआत। बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां एक अवैध मस्जिद और मैरिज हॉल पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले इनका निर्माण एक तालाब पर किया गया। कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया है। संभल में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई। गुरुवार की दोपहर संभल में बुलडोजर गरजने लगा, मशीन चलने लगी और अवैध निर्माण के दरवाजे और दीवार टूटने लगे। ये जनता मैरिज हॉल है जिस पर कार्रवाई शुरू हुई। ये वो जनता मैरिज हॉल है जिसको गिराया जा रहा है। जेसीबी मौके पर मौजूद है और बताया जा रहा है कि इसको लेकर महीने भर पहले तक जो है नोटिस दिया गया था और ये आपत्ति मांग की गई थी कि और कहा गया था कि जिसका ये है ये उसको हटा ले, इसको गिरा दे, क्योंकि ये अवैध निर्माण है। लेकिन इसको जब जो पूरा समय था जो दिया गया था वो जब उस समय तक इसको नहीं गिराया गया तो आज प्रशासन जो है इस पर अब जो है जेसीबी चला रहा है। ये कार्रवाई असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में की जा रही है। कार्रवाई की जद में एक मैरिज हॉल और एक मस्जिद भी है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कुछ साल पहले इनका निर्माण अवैध ढंग से करा दिया गया। नोटिस दे दिया गया था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और न ही किसी ने कोई अपील की। पहले मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला है, अगला नंबर मस्जिद का है। एक्चुअली तालाब की भूमि के ऊपर पूरा एक मैरिज पैलेस बना हुआ है जी, तो उसी का आज ध्वस्तीकरण है, क्योंकि धारा 67 के अंतर्गत कार्रवाई हुई थी और धारा 67 का आज एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं। इनलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया था। 30 दिन का समय पूर्ण होने के बावजूद इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है, प्रशासन के द्वारा स्वयं इसको तोड़वाया जा रहा है। कार्रवाई वर्तमान में शुरू हो चुकी है और यहाँ पे सुरक्षा एक कंपनी पीएसी, ड्रोन, उनके साथ साथ कई थानों की पुलिस भी लगी है और ये कंस्ट्रक्शन है तोड़ने के लिए इनको काफ़ी समय दिया गया। उसके बावजूद इन्होंने लीगल कंस्ट्रक्शन को नहीं तोड़ा और ना ही इनके द्वारा कोई अपील की गई है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इसको तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई से पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री की तैनाती कर दी गई। महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया। पुलिस ने अनाउंसमेंट की। पुलिस का कहना है कि गाँव के लोगों से बात की गई थी, पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। गुरुवार करीब 11:30 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई। 2 जेसीबी मशीनों के जरिए जनता मैरिज हॉल गिराया जाने लगा। प्रशासन ने इस जो जनता मैरिज हॉल है उसको गिराने को लेकर पहले ही अल्टीमेटम दे दिया था। बाकायदा एक नोटिस जारी की गई थी और कहा गया था कि इस जनता मैरिज हॉल को हटा लिया जाए, लेकिन जो जिम्मेदार लोग थे, इससे जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने इसको नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने समय सीमा पूरी होने के बाद जब देखा कि जिनका ये मैरिज हॉल है उन्होंने इसको नहीं हटाया है, तो प्रशासन ने आज कार्रवाई शुरू कर दी इसको लेकर। अब आपको ये बताते हैं कि ये कार्रवाई हो क्यों रही है। मस्जिद और मैरिज हॉल का निर्माण अवैध तरीके से हुआ, ये कहा जा रहा है। तालाब के गड्ढे पर मैरिज हॉल बनाया गया और मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनाई गई। करीब 10 साल पहले निर्माण हुआ। राजस्व विभाग की टीम ने 1 महीना पहले मस्जिद का दौरा किया था। इसके बाद प्रशासन ने अवैध निर्माण गिराने का नोटिस दे दिया। ये तालाब की जमीन पर बनी हुई है और प्रशासन द्वारा इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और कल इस संबंध में हम लोगों के द्वारा गांव में भी यहाँ पर मीटिंग की गई है संभ्रांत व्यक्तियों के साथ। सभी को इस चीज़ से अवगत करा दिया गया है कि ये अवैध निर्माण है और इसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इसमें आपको पूर्ण सहयोग करेंगे और आज भी हम लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बराबर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और गाँव के लोगों का पूरा सहयोग हमें इसमें मिल रहा है। मस्जिद फिलहाल खाली है। यहाँ आसपास पुलिस तैनात है। नोटिस जारी किया गया था लेकिन पक्षकारों ने कोई जवाब नहीं दिया। मस्जिद के आसपास की ये आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। मस्जिद पूरी तरीके से खाली है और अब बताया जा रहा है कुछ देर बाद इसको प्रशासन जो है वो इसको गिराएगा और इसको मस्जिद को लेकर बाहर पूरी तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है पुलिस के द्वारा, ताकि जो है शांति व्यवस्था जो है किसी भी प्रकार से जो है भंग न हो। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो यूपी पुलिस के यहाँ पे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है वो यहाँ पे मौजूद है और ये
पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है शांति भंग न हो। लगातार यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और उसको लेकर जो है लगातार यहाँ पर जो है पुलिस जो है अनाउंस करके सूचना दे रही है। मैरिज हॉल पर कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी तो मस्जिद पर कार्रवाई होगी। हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि अधिकारियों और गांव के जिम्मेदार लोगों से बातचीत के बाद ये तय किया गया है कि 4 दिन बाद ये कार्रवाई हो सकती है ताकि मस्जिद पूरी तरह खाली कराई जा सके। आज इस बारात घर को, मैरिज हॉल को आज हटाया जा रहा है और मस्जिद में उनके द्वारा समय मांगा गया है कि हम स्वतः उसको हटा लेंगे, तो 4 दिन का समय उनको दिया गया। आज कार्रवाई यहाँ से शुरू की गई है और मस्जिद को पहले से ही बता दिया गया है जो यहाँ जिम्मेदार लोग हैं कि उसको सब स्वयं हटा लें और ऐसा बताया जा रहा है कि वो सब तैयार भी हैं स्वयं हटाने के लिए। तो पहले ये जो अनधिकृत निर्माण है उसको हटाया जा रहा है और इसके बाद वहाँ की कार्रवाई की जाएगी। संभल के राय बुजुर्ग गांव में इस मस्जिद का निर्माण किया गया है। राजस्व विभाग की टीम ने दौरा करने के बाद नोटिस जारी किया था। अब मैरिज हॉल और मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। संभल से पल्लव मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और संभल से आज ये तस्वीरें भी सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के लोग खुद ही जो अवैध निर्माण यहां पर हुआ है उसे तोड़ने में जुट गए। आप देख सकते हैं लोग हथौड़े समेत दूसरे सामान लेकर कई जगह से निर्माण को तोड़ते हुए यहां नजर आए। तो अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई की बात सामने आई है। अवैध मैरिज हॉल पर एक्शन हुआ। मस्जिद खाद के गड्ढे पर ये बना हुआ है। सुरक्षा के यहाँ कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले उससे पहले यहाँ पर ग्रामीणों ने ही हथौड़े लेकर अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ तो जो है वो प्रशासन जो बारात घर है उसको डिमोलिश कर रहा है और दूसरी तरफ हम उस मस्जिद में हैं जिसको लेकर पहले से ये सूचना दी गई थी कि इस मस्जिद को डिमोलिश किया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस कप्तान संभल के और यहाँ के जिलाधिकारी आए तो उनसे मस्जिद कमेटी के लोगों ने जब बात की और तो उनको ये आश्वासन दिया कि हमको 4 दिन का समय दिया जाए और हम इस मस्जिद को खुद ही गिरा देंगे। और आप ये देख सकते हैं कि जो बातचीत प्रशासन की और कमेटी के बीच हुई थी उसके तहत ही आप देखिए थोड़ा सा हिस्सा जो है अभी उसको गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। गांव के जो 2 लोग थे वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने लगातार इसको गिराने की कोशिश की। आप फिर देख सकते हैं कि इसमें फिर से मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो गांव के लोग हैं उन्होंने जो समय मांगा था उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं और जो दीवार है, बाहरी दीवार है मस्जिद की, उसको गिराया जा रहा है। करीब 10 से 15 साल पुरानी ये मस्जिद है जो खाद के गड्ढे पर इसको बनाया गया था और इसको लेकर ही 2 सितंबर को नोटिस दिया गया था। बाकायदा कोर्ट से ये आदेश आया था कि अब इस मस्जिद को गिराया जाएगा। कल बाकायदा प्रशासन ने जो इस कमेटी के तमाम लोग हैं उनके साथ बैठक करके उनको सूचना दिया था और गांव के लोगों को भी सूचना दिया था और उसी के तहत आज सुबह से कार्रवाई करने की यहाँ पर पूरी कोशिश जो है वो की जा रही थी। लेकिन जब प्रशासन से बात हो गई तो प्रशासन जिस बात पर सहमति बन गई कि इस मस्जिद को खुद ही जो यहाँ के लोग हैं, जो इस कमेटी के लोग हैं, वो इसको गिराएंगे। उसके तहत उनको मौका दिया गया। ये जो कार्रवाई हो रही है चाहे मस्जिद को लेकर हो प्रधान जी या फिर मैरिज हॉल को लेकर, दोनों आपके संज्ञान में है। प्रशासन ने आपको इसके बारे में सूचना दी है? नहीं, सूचना क्या, सूत्रों से पता लगा। वैसे तो कोई मेरे पास कोई लेटर वेटर ऐसे इस तरीके से कोई चीज़ है नहीं कि वो जो मैरिज हॉल है वो तालाब की जगह में बताया जा रहा है और मस्जिद जो है घोड़ी के जो गड्ढे होते हैं उस पर बताई जा रही है। और कब से ये खाली कराया गया, कितना दिन हो गया होगा? खाली तो रहता है उसमें से जो टेंट वेंट का सामान है वो उसमें रहता है, बाकी तो खाली है वो, उसमें कुछ ना। नहीं तो कब खाली कराया गया? क्योंकि जब पुलिस को कार्रवाई करनी थी तो सूचना दिया होगा आपको। सूचना दी थी पिछली बार तो खाली करा दिया था पीछे। ये जानकारी आपको है कि मस्जिद को खुद जो कमेटी है वो इसको 4 दिन के अंदर इसको हटा देगी? हाँ, बता जा रहे हैं कि 4 दिन का समय मिला है सर। फिलहाल प्रधान जी गांव की स्थिति कैसी है? क्या कोई आपसे कुछ लोगों में मिले और कितनी सामान्य है? शांति व्यवस्था कायम है? बिल्कुल शांति व्यवस्था है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो शासन प्रशासन का आदेश है उसको मानना। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात गुजरात के गोधरा की करते हैं जहां विजयदशमी के अवसर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 33 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया है। ये अतिक्रमण असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए थे जिन्हें प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया है। विजयादशमी का मौका, असत्य पर सत्य की जीत के इस त्योहार पर गुजरात के गोधरा में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पंचमहल में 33 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये मकान सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे जिन्हें
तोड़ दिया गया। गोधरा में जो है असामाजिक प्रवृत्ति के साथ जो जुड़े हुए थे उनके खिलाफ अभी कार्यवाही चल रही है। कुल मिला के 35 प्रॉपर्टी है और उसमें 33 में बांधकाम किया गया था। वो सबको अभी डिमोलेशन की कार्यवाही सरकारी तंत्र के अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनकी मदद से अभी चालू है। और हम आपके माध्यम से लोगों को मैसेज दिलाना चाहते हैं कि जो भी कानून व्यवस्था में कुछ भी बाधा डालने की कोशिश करेगा तो उनको भी हम घर में जाके भी हम उनके पर कार्यवाही करेंगे। इस कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग और MGBCL की टीमें मौजूद रही। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। जिन 33 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई वो सभी असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों की थी। पुलिस ने बताया कि इस अभियान का मकसद शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम नागरिकों को राहत देना है। गोधरा में लंबे समय से असामाजिक तत्वों की वजह से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनाया जा रहा है। दशहरे के मौके पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए साफ संदेश दिया कि गोधरा में कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने भी स्वागत किया। लोगों ने कहा कि लंबे समय से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। विजयादशमी के दिन प्रशासन का ये कदम सच में असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब बात बरेली की करते हैं, जहां पिछले शुक्रवार हुई हिंसा को लेकर पुलिस लगातार बड़े खुलासे कर रही है। पुलिस के मुताबिक हिंसा वाले दिन 20 लोगों के पास हथियार थे, तो वहीं अब तक इस मामले में 82 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बरेली की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। साथ ही एहतियातन अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। बरेली में हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार एक्शन में है। गिरफ्तारियों से लेकर दुकानों को सील करने तक कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच दशहरे के मद्देनजर बरेली की सड़कों पर महिला पुलिसकर्मियों का फ्लैग मार्च हुआ। इसमें पैरामिलिट्री भी मौजूद रही। 800 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस के द्वारा एहतियात भी बढ़ता जा रहा है और जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे डिप्लॉयमेंट पर्याप्त है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलाके हैं इस तरीके के बहेली महिला जो पुलिस है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और जितने भी बरेली के संवेदनशील इलाके हैं वहाँ इसी तरीके की जो पेट्रोलिंग है ये वक्त पर हो रही है। फ्लैग मार्च में शामिल महिला एसओजी की टीम को पूरी तरह से तैयार किया गया है ताकि बरेली में जो हिंसा हुई है उसे लेकर वहां के लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि ये वीरांगना यूनिट है। ये उत्तर प्रदेश की पहली एसओजी महिला टीम है जिसको अभी पिछले महीने लॉन्च किया गया था और ये जो एसओजी महिला टीम है इसको आप देखिए कि पूरी तरीके से अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनसे ये लैस है। अंशिका जी हैं जो कि एसपी हैं यहाँ की साउथ की, बरेली साउथ की। अंशिका जी, ये पहली बार बरेली की सड़कों पर एसओजी की महिला टीम उतारी है, इसका क्या मकसद है और क्या महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है? जी, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज़ 5 भी चल रहा है। उसके दृष्टिगत भी महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। उसके दृष्टिगत आज इनको सड़क पर उतारा गया है। ये पेट्रोलिंग करेंगी, रूट मार्च करेंगी और महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर करेगी हमारी टीम। पुलिस ने ये भी बताया कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें कुछ लोग बिहार और पश्चिम बंगाल के भी हैं, यानी हिंसा के दिन कुछ बाहरी लोग भी थे जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। साथ ही कुछ हथियार भी बरामद किए गए हैं। कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। इसके अलावा जो पुलिस के द्वारा लूटा गया एंटी राइट गन था वो भी बरामद किया गया है और आगे भी बहुत सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। सर, बिहार और पश्चिम बंगाल के भी लोग थे क्या? कुछ बाहरी लोगों के इसमें शामिल होने की बात? शुक्रवार का जो घटना हुआ था उसमें वीडियो और फोटो के आधार पर जो कार्रवाइयां की जा रही थी उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति चिन्हित हुए जो कि बिहार और बंगाल के भी रहने वाले थे। उनको भी गिरफ्तारी की गई है, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस हिंसा के मामले में जिले के एसएसपी अनुराग आर्य ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि जांच से पता चला है कि घटना वाले दिन से एक हफ्ते पहले से
सुनियोजित साजिश चल रही थी। लगभग 6-7 दिन पहले डिक्लेयर किया गया था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा, और जैसे ही डिक्लेयर किया तो हम लोगों के जो अलग अलग लेवल के गजेटेड ऑफिसर्स हैं, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंस LIU के लोग हैं, उनके द्वारा इनसे संवाद स्थापित किया गया, इनको कन्वे किया गया कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम करना इस समय पे बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। इट इज़ नॉट वाइज कि इस समय पे प्रोग्राम किया जाए, और इससे स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के कार्यक्रमों में कई तरह की घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ बरेली हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस हिंसा को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक इस मामले में 82 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इन गिरफ्तारियों में जो अहम लोग हैं वो है नदीम खान और नफीस खान। नफीस खान की गिरफ्तारी बुधवार को ही हुई थी। नफीस खान से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि पहले प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया था, बाद में IMC के अध्यक्ष के भड़काने पर दोबारा वीडियो बनाया गया। इस वीडियो को नफीस और उसके बेटे ने डाला। साथ ही FIR में खुलासा भी हुआ है कि इस हिंसा के दौरान सरतन से जुदा किनारे भी लगाए गए थे। ये भी कहा गया था कि अगर पुलिस वाले बीच में आए तो उन्हें मार दिया जाए। तौकीर रजा का नाम लेकर ये पूरी हिंसा भड़काई गई। अब तक मामले में 50 से ज्यादा अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। 70 दुकानें, 1 लग्जरी होटल और 3 लग्जरी बैंक्वेट हॉल पहले ही सील किए जा चुके हैं। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि पिछले जुमे के दिन जो घटना हुई वो बहुत अफसोसनाक है। इसलिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि जुमे की नमाज पढ़कर सीधे अपने घरों को वापस हो जाएं। चौक और चौराहों पर भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई शख्स धरना प्रदर्शन के लिए या इकट्ठा होने के लिए बुलाता है तो हरगिज न जाएं। मैं यही तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि जुमे की नमाज बहुत एहतमाम के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घर जाएं और या अपने कारोबार में लग जाएं। और बिलखुसूस नौजवान भीड़ का हिस्सा न बने। अगर कोई व्यक्ति ऐलान करता है या कोई संगठन बुलावा भेजता है तो कतन भीड़ का हिस्सा न बने। फिलहाल पुलिस पूरी कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह से बरेली में कोई भी अशांति न फैलाए। इसे लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। बरेली के लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए कहा गया है। साथ ही पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि किसी भी निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। बरेली से रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए बढ़ते हैं आगे। गैंगस्टर्स के निशाने पर एक के बाद एक फिल्मी सितारे और मनोरंजन की दुनिया से जुड़े लोग आ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। अब कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हमले की प्लानिंग सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर्स का एनकाउंटर किया है। गैंगस्टर के निशाने पर कॉमेडियन मुनव्वर। गैंगस्टर के शूटर पुलिस ने किया एनकाउंटर। कुछ दिन पहले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। अब सामने आया है कि गैंगस्टरों के निशाने पर जाने माने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि मुनव्वर फारूकी की हत्या की प्लानिंग थी। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटरों का इनकाउंटर किया है। ये शूटर रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ वीरेंद्र चारण संगठित गैंग के थे। ये एनकाउंटर जैतपुर कालिंदी कुज रोड पर गुरुवार सुबह हुआ। इस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मारने की तैयारी थी। इसके लिए शूटरों ने बाकायदा मुंबई और बेंगलुरु में भी रेकी कर ली थी। गिरफ्तार अपराधियों के नाम राहुल और साहिल हैं। राहुल पानीपत और साहिल भिवानी हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घायल अपराधी राहुल दिसंबर 2024 में यमुनानगर में हुए ट्रिपल मर्डर केस में शामिल था और पहचान न होने के कारण फरार चल रहा था। घटना स्थल से हथियार और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। मुनव्वर फारूकी रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर पहले से हैं। दिल्ली में जिम मालिक नादिर शाह के हत्याकांड में शामिल शूटर दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में गए थे, जहां पर मुनव्वर फारूकी रुके हुए थे। शूटरों ने उस होटल की रेकी भी की थी और कोशिश की थी मुनव्वर फारूकी को मारने की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे।
मुनव्वर फारूकी जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। वो रैपर और सिंगर भी हैं। टीवी शो बिग बॉस 17 के विजेता रहे हैं। सोशल मीडिया में उनकी लाखों की फॉलोइंग है। उनके यूट्यूब चैनल के 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 1,40,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मुनव्वर फारूकी गैंगस्टर्स के निशाने पर क्यों है? आपको बता दें कि मुनव्वर फारूकी 2021 में कानूनी मामलों में फंस गए थे। उन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा था। मुनव्वर पर आरोप था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित कमेंट किए। मुनव्वर के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। माना जा रहा है कि उसी वक्त से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर हैं। हालांकि हालिया एनकाउंटर के बाद पुलिस इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी इंडिया पर विजय पर्व यानी कि दशहरा की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये विशेष कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगी। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से आज इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये महापर्व आज धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रावण दहन की। पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां पर रावण दहन किया जा चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार एनडीटीवी इंडिया पर हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। 100 शहरों में किस तरह से रावण दहन किया जा रहा है विजयदशमी पर, ये सबसे बड़ी कवरेज है जो एनडीटीवी इंडिया आपके लिए लेकर आया है। विजय पर्व पर लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और पटना में देखिए दशहरा की धूम देखने को मिल रही है। पटना के गांधी मैदान से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर रावण दहन हो चुका है। तो विजयदशमी देश भर में मनाई जा रही है जहां पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों को दहन किया जाता है और बढ़ चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। ये देखिए ये तस्वीरें। तो पटना के गांधी मैदान की ये तस्वीर आपके सामने। तो पंचकुला की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी अब से कुछ ही देर में रावण दहन होने जा रहा है। लोगों की भीड़ आप वहाँ पर देखिए, लोग किस तरह से इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। जो सीख हमें इस त्योहार से मिलती है, हर कोई उसे समझना चाहता है, अपने जीवन में उतारना चाहता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के आगे उसे एक ना एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो पटना और पंचकुला की ये दो तस्वीरें आपके सामने। अहंकार का पतन किस तरह से होता है, रावण के दहन से जो जिस तरह से हम सीख ले सकते हैं, जिस तरह से हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जुड़ी है। और इस भीड़ को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग दशहरा के पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पंचकुला की भी आप ये तस्वीरें देखिए, इंतजार में लोग बैठे हैं। हालांकि पटना के गांधी मैदान में रावण दहन हो चुका है। रावण दहन की ये तस्वीरें पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। तो विजय पर्व की एक एक खास तस्वीर, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले श्री राम का पूजन किया जाता है और उसके बाद रावण दहन किया जाता है। और पटना के गांधी मैदान से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो विजय पर्व दशहरा से जुड़ी एक एक तस्वीर एनडीटीवी इंडिया पर हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया के सभी दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में विजयदशमी की धूम नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं विजय पर्व की। ये तस्वीरें आप देखिए, रावण के पुतले का दहन यहाँ पर किया जा रहा है। दशहरा यानी विजयदशमी का पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश भर से इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। ये पर्व शक्ति, साहस और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। देश भर में रावण दहन, शमी पूजन और रामलीला का आयोजन किया जाता है। बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, रामलीला मैदान का रुख करते हैं इस पल को देखने के लिए।
तो देश के अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पटना के गांधी मैदान की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के दहन के बाद अब रावण के पुतले को जलाया यहां पर जा रहा है। तो भारत के हर राज्य में इस त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में रावण दहन होता है जिसमें रावण के पुतले जलाए जाते हैं। तो वहीं अगर बंगाल, असम और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है, विसर्जन किया जाता है। और दक्षिण भारत में इसे आयुध पूजा के रूप में मनाया जाता है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में रावण दहन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला की तस्वीर भी आपके सामने। और देखिए किस तरह से यहाँ पर उधमपुर में रावण के गिरने की भी एक ये तस्वीर सामने आई है। दशहरा की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पटना में रावण दहन की तस्वीरें, यहाँ पर मैदान में लोगों की खासी भीड़ जुटी है। और इसके अलावा आपको हम तस्वीरें उधमपुर की भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए बढ़ चढ़कर लोग पहुँचे हैं। तो रावण दहन की ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। तो विजयदशमी या कहें दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सुनते हैं वहां पर किस तरह की हलचल बनी हुई है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और साथ ही माता दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। दशहरा पर्व यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक देश भर में पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो एनडीटीवी इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। विजय पर्व की स्पेशल कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर आप इस वक्त देख रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रावण दहन की तैयारी यहाँ पर कई जगहों पर शुरू हो चुकी है। तो पटना के गांधी मैदान से जो तस्वीरें आई हैं, रावण दहन वहाँ पर बस अब से कुछ ही देर में होने वाला है। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने के बाद रावण दहन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। पंचकुला में भी अब से कुछ ही देर में रावण दहन की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो श्री राम की विजय का ये महा उत्सव है जिसे देश मना रहा है। हर कोई एक साथ मिलकर मना रहा है। खुशी का पर्व है। विजयदशमी पर ये सबसे बड़ी कवरेज है जो आप देख रहे हैं। पहले श्री राम का पूजन हुआ और उसके बाद रावण दहन की अद्भुत विहंगम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो इस पल के साक्षी बन रहे हैं। तो इस दिन को बेहद शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन लोग पूजा अर्चना भी करते हैं और खास तस्वीरें रावण दहन से जुड़ी सामने आती हैं। देखिए ये तस्वीरें, ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तो हर वर्ष रावण दहन प्रदोष काल के दौरान किया जाता है और इस साल भी प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही रावण दहन किया जा रहा है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम 6:05 पर हो जाएगा। इसके बाद रावण दहन किया जा सकता है। लेकिन पटना की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर रावण दहन हो चुका है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रावण जलेगा और हर बुराई का अंत होगा। तो विजय पर्व की एक तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के अलीगढ़ से है अगली खबर। अलीगढ़ में 23 सितंबर की रात टीवीएस शोरूम मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने इस हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक आरोपी और पूजा शकुन पांडे अभी फरार है। ये मामला 23 सितंबर की रात करीब 9:30 बजे का है जब टीवीएस शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अलीगढ़ के खिरेश्वर चौराहे पर बाइक सवार बदमाश आए और उन्होंने व्यापारी अभिषेक गुप्ता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस इस मामले में लगातार जांच में जुटी हुई थी। अब बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि इस हत्या के पीछे महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे का हाथ है और पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने इस हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी थी।
आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था मोहम्मद फजल, उसको हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 315 बोर का, और इससे पूछताछ जो हुई है और बेस्ड ऑन अदर एविडेंस एक अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश में है, इसका नाम आसिफ है। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था। अब आपको थोड़ा याद दिलाते हैं कि ये पूजा शकुन पांडे कौन है। 30 जनवरी साल 2019 अलीगढ़ में बापू के पुतले को गोली मारी गई थी, जिसे सब लेडी गोडसे कह रहे थे। इस मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। पूजा शकुन का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और अब इस मर्डर में उसका नाम सामने आने के बाद वो फरार है। जांच में खुलासा हुआ कि अभिषेक गुप्ता और महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे के बीच अवैध संबंध थे। बताया गया कि अभिषेक ने घटना से 20 दिन पहले पूजा शकुन पांडे को ब्लॉक कर दिया था। इसी रंजिश में पति पत्नी ने व्यापारी की हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि सुपारी किलर फजल को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुपारी किलर के पास से अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और सुपारी की रकम में से 7200 रुपए बरामद हुए हैं। इस मामले में पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े राज सामने आ सकते हैं। पूरी तरीके से फर्जी मामला है और इसमें जो है जो मृतक है उसके पिता ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया? आरोप ये लगाया कि उनके बेटे को मैंने मरवाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चा हमारा अपना था। उनके पिता पर मेरे पैसे हैं तो सोच रहे हैं आरोप लगा कर पैसों से बच जाएंगे और इसके अलावा कोई मामला नहीं। तो अलीगढ़ में व्यापारी की हत्या की गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अब सबकी नजरें फरार पूजा शकुन पांडे और दूसरे शूटर पर टिकी हैं। देखना होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों को बेनकाब करती है। अलीगढ़ से अदनान खान की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए बात करते हैं दिल्ली के स्वामी चैतन्यानंद की, जो फिलहाल डर्टी बाबा के नाम से बदनाम है। अपने आश्रम में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में फंसा है, पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़ी बातें सामने आ रही हैं। सेक्स रैकेट की बात सामने आ रही है। इस बात की पड़ताल हो रही है कि कहीं बाबा फर्जीवाड़े का कोई इंटरनेशनल रैकेट तो नहीं चला रहा था। एक बाबा अनेक कारनामे। क्या बाबा चला रहा था सेक्स रैकेट? क्या बाबा चलाता था इंटरनेशनल फर्जीवाड़े का गैंग? स्वामी चैतन्यानंद के बारे में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। यह सामने आ रहा है कि बाबा के भेष में वो कैसे फर्जीवाड़े का धंधा चला रहा था। यह सामने आ रहा है कि कैसे वो आश्रम की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करता था, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। जो चैट आए हैं उनसे तो यह भी लग रहा है कि वो सेक्स रैकेट में भी शामिल था। बड़े नेताओं के साथ फर्जी तस्वीरें, गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेटें। बुधवार को पुलिस एक बार फिर स्वामी के आश्रम में पहुंची थी। पुलिस को आरोपी के कमरे से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और कुछ दूसरे बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें मिली, लेकिन सब फर्जी थी। सवाल ये कि क्या ये तस्वीरें दिखाकर वो लोगों को प्रभावित करता था? ये लाल वोल्वो कार तो पहले ही बरामद कर ली गई थी, जिस पर यूएन की नंबर प्लेट थी, जो कि फर्जी थी। इसके साथ ही बाबा के पास से 2 पासपोर्ट मिल चुके हैं। पहला पासपोर्ट स्वामी पार्थसारथी के नाम से और दूसरा पासपोर्ट स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के नाम से है। बाबा ने ये दोनों पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किए। पहले पासपोर्ट में बाबा ने अपने पिता का नाम स्वामी घनानंद पुरी और मां का नाम शारदा अम्बा लिखाया था, जबकि दूसरे पासपोर्ट में उसने अपने पिता के नाम की जगह अपने गुरु का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती और मां का नाम शारदा अम्बल लिखाया। पहले पासपोर्ट में जन्म स्थान दार्जिलिंग लिखाया गया, जबकि दूसरे पासपोर्ट में जन्म स्थान तमिलनाडु लिखाया गया। बाबा का फर्जीवाड़ा पासपोर्ट तक ही सीमित नहीं था। ये सामने आ रहा है कि वो रसूख दिखाने के लिए कुछ और हथकंडे भी अपनाता था। उसके पास से फर्जी विजिटिंग कार्ड भी बरामद किए गए हैं। एक कार्ड में उसने खुद को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी राजदूत बताया है, दूसरे में ब्रिक्स का भारतीय विशेष दूत होने का दावा किया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि चैतन्यानंद अपनी छवि और प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने संबंधों का झूठा दावा करता था। बाबा की गाड़ी में एम्बेसी की फर्जी नंबर प्लेट्स,
बाबा के पास मिले यूएन और ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड, बाबा ने फेक डॉक्यूमेंट्स पर बनवाए पासपोर्ट और पैन कार्ड, बाबा का फर्जी बायोडेटा, इसके साथ ही बाबा के यहाँ से मिले दुनिया के नामी ग्रामी नेताओं के साथ फर्जी फोटो। अब दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये सब बाबा रुतबे और रसूख के लिए कर रहा था या इसके पीछे वजह धोखाधड़ी है। बाबा पर जो सबसे संगीन आरोप लगा है वो है सेक्स रैकेट का। बाबा के मोबाइल से पुलिस को जो चैट मिली है उसमें वो अपनी एक छात्रा से दुबई के शेख के बारे में बात कर रहा है, जिसमें वो कहता हुआ दिख रहा है कि दुबई के एक शेख को सेक्स पार्टनर चाहिए। पुलिस ने जब बाबा के कमरे की तलाशी ली तो ये बताया जा रहा है कि वहाँ से सीडी मिली। जानकारी के मुताबिक ये अश्लील फिल्मों की सीडी हो सकती है। इनके अलावा अश्लील साहित्य और सेक्स टॉयज मिलने की भी बात है। कई पीड़ित छात्राओं ने एनडीटीवी को बताया है और दिल्ली पुलिस को भी बयान दिया है कि बाबा चैतन्यानंद उनको दुबई ले जाने की बात करता था और बाबा की जो चैट सामने आए हैं उसमें भी वो एक शेख के लिए दुबई में लड़की की डिमांड कर रहा है। इससे पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं बाबा इंटरनेशनल सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहा था। इसको लेकर भी दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। बाबा की कारस्तानियों की पोल अगस्त के महीने से खुलना शुरू हुई, जब आश्रम की छात्राओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। काफी दिनों तक वो फरार रहा, फिर आगरा में गिरफ्तारी हुई। पुलिस अब हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो सत्य पर सत्य की जीत का महापर्व दशहरा देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया पर विजय पर्व की ये विशेष कवरेज लगातार जारी रहेगी। देश के अलग अलग कोनों से तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।